Good morning, class. I'm your teacher, Burjesh ma'am. Topic is here pronouns, number, gender, and case. This is based on Fun with Grammar class 7. आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम क्या है, नंबर क्या होते हैं, लिंग क्या है और मामला क्या है, इनको कैसे उपयोग करते हैं। हिंदी में प्रोनाउंस को सर्वनाम कहते हैं और जेंडर के अकॉर्डिंग, अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा चैप्टर फन विद ग्रामर क्लास 7 की बुक पर आधारित है और मैं आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी सो दैट आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये रिमाइंड कराना चाहूंगी कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड इंडिकेट पोजेशन। प्रोनाउन replace names of persons or things. प्रोनाउन वो शब्द हैं जिनको कि नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाता है, जो कि पर्सनल भी होते हैं, पजेसिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो ये हुए प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर डेफिनेशन and try to understand it. What is that? In place of pronoun, we can use the noun. In place of noun, we can use the pronoun. नाउन की जगह पर जो शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उनको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी ग्रामर में भी आपको सेम टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसको कि कहते हैं सर्वनाम। किसी नाम या चीज के लिए कोई शब्द यूज होता है या स्थान के नाम के लिए कोई शब्द यूज होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मैंने यहाँ पर गुजराती भाषा में भी बताने की कोशिश की है। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है, जो कि हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, उनको समझने के लिए हेल्प हो ग्रामर, इसलिए हमने हिंदी के बजाय गुजराती भाषा का भी इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में बता पाऊंगी, आप चाहें तो गुजराती में भी पढ़ सकते हैं। देखो, ग्रामर is all about making the concepts clear. If you try to understand grammar again and again, and it is difficult for you, that means you haven't understand the concept properly in first take only. If you want to understand the concept properly, take it serious way and understand it either in Hindi or in English or in Gujarati. Language doesn't matter. In grammar, concept matters a lot. कोई कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर होता है, आपके लिए वो समझना जरूरी है। अगर आप ग्रामर हिंदी में समझते हैं, गुजराती में समझते हैं, तो इंग्लिश में भी बहुत इजीली और जल्दी से समझ लेंगे। टॉपिक पर जुड़ते हैं। रिप्लेस नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउंस वो हैं जो किसी भी व्यक्ति को या किसी चीज के नाम को या किसी स्थान के नाम को कोई नाम देते हैं। सपोज आई, मी, we, us, you, he, him, she, her, if, they, them, ये सभी जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनको यूज कैसे किया जाता है? जनरली होता क्या है कि आई सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है।
आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना होगा कि सब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, मेन वर्ब कहाँ। सेंटेंस के पार्ट्स को पहचानना ये आपका पहला काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब। So according that we make the sentences, we use the sentences, we read the sentences, we write the sentences. So personal pronoun इस तरीके से उपयोग होते हैं। I am worried about his head. See the first and second sentence. In these two sentences we have used personal pronoun. I am worried about his health. मैं उसकी सेहत के बारे में चिंतित था। तो I is the personal pronoun. I wanted to talk to her about them. I wanted to talk, मैं बात करना चाहता था, to her, उससे, about them, उनके बारे में। Most of the time, personal pronoun is used in the beginning of the sentence. Now see possessive pronouns. That book of mine has become very popular. You can see sentence number 3rd and 4th. That book of mine has become very popular. Possessive pronoun shows the possession. You can say ownership. In definition also you can see possessive, those shows possession or ownership. ये वो शब्द हैं जो ये बताते हैं कि ये किससे रिलेटेड सामान है या किसका सामान है और इसका ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है। तो ये पोजेशन दिखाने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेसिव दोज शोज पोजेशन और ओनरशिप। अब वो कौन से शब्द हैं? दे आर माइन, माइन मीन्स मेरा, आवर्स मीन्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, गर्ल के लिए ये जेंडर वाइज हिज एंड हर डिफरेंट होता है। बॉयज के लिए हिज यूज होता है, गर्ल्स के लिए हर यूज होता है, और देयर्स कॉमनली यूज होता है, दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। सेम वे में माइन भी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। तो check out the words mine, ours, yours, his, her, theirs. They are the possessive pronouns. Again we can see the sentence, that book of mine has become very popular. That book, वो किताब हमारी बहुत पॉपुलर हुई। The house is not yours but mine. घर आपका नहीं है, yours means आपका, मतलब आप इस घर के मालिक नहीं हैं। कौन मालिक है इस घर का? मैं। तो आप इस बात को किस तरीके से कह सकते हैं प्रोनाउन का यूज करते हुए? द हाउस इज नॉट योर्स बट माइन। घर आपका नहीं, मेरा है। तो माइन, योर्स, बोथ आर द possessive pronoun. Practice it again and again so that you can learn how to use these possessive pronouns. Next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are words that indicate specific nouns in a sentence. Some words are there as demonstrative pronouns. They are this, that, these, those. बहुत ही आसान तरीके से मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूं तो जब आप किसी चीज को दिखाते हुए बताते हैं कि दिस इज माय बुक, दिस इज योर बुक, दैट इज माय हाउस, these are my books, those things are related to you. कोई चीज जो थोड़ी सी दूरी पर है, without touching, if you want to tell somebody, you can use demonstrative pronouns.
they are this, that, these, those. Now interrogative pronouns that ask questions: who, whom, whose, which, what. They starts with interrogative words. Questioning words which starts with W. Why, where, whose, whom, which, what. So make your concept clear. If you want to tell somebody a thing which is not near to you, you will use demonstrative pronoun, this, that, these, those. And if you are using interrogative pronoun, you should use questioning words. For asking the questions, which words we use, they are called questioning words and interrogative pronouns. One exercise I have taken from your book only. Fill in the blanks with interrogative or demonstrative pronouns. You have to check the sentence and try to understand the type of sentence. This is the tip. How you will identify the sentence? You know very well. Whenever we ask a question, always we have to put question mark at last. So if you want to identify the sentence easily, what you should do? Check out the question mark. If question mark is given, that means sentence is in interrogative. They are using here, they want from you, if they are giving fill in the blanks, they want from you a questioning word. So see first sentence and second sentence. What? What is that in your hand? आपके हाथ में क्या है? Whose are those books lying there? वो किसकी किताबें हैं जो वहां पर पड़ी हुई हैं? और आपके हाथ में क्या है? Students, you have to check out the sentence in two ways. First, you can see questioning word is giving in starting and question mark at the last. So, it becomes easy for you to decide what you have to put here, interrogative pronoun. Now come to the third and fourth sentence. This is a good book for children. Those are Reena's books. Just now I have told you demonstration. Demonstration means to show somebody else. Not for showing herself or himself. जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाते हैं कोई चीज, तब आप कहते हैं this and that. This and that, those, these, they all are the demonstrative pronouns. Now see the sentence. This is a good book for children. ये किताब बच्चों के लिए अच्छी है. यह किताब बच्चों के लिए अच्छी है. This means yeah. Those are Reena's books. वे रीना की किताबें हैं. So those, again you are pointing out, again you are telling somebody, demonstrating somebody. So these two will be the demonstrative pronouns. So you will fill this and those. Now move on, reflexive pronoun. What are they? Which reflect upon or go back to the subject. Reflexive pronouns are those which reflect upon or go back to the subject. Do you know the meaning of reflection? Whenever we see the mirror, we see our face. Mirror reflect our face. We can see our face. So these reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, and itself. These five are called reflexive pronouns. अगर आपको मैं ये कहूं कि ये रिफ्लेक्शन देते हैं,
रिफ्लेक्शन किसका देंगे? सब्जेक्ट का. Whatever the subject we have used, according that we will use the reflexive pronoun. जो सब्जेक्ट के तौर पे शब्द हमने इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्ता कहते हैं, हिंदी ग्रामर में. जो शब्द, जो कर्ता, जो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस शुरू कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा. नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? These are reflexive pronouns used for emphasize. ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही हैं, लेकिन सेंटेंस को और क्लियर करने के लिए, मीनिंग को और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है. कहना वो ये चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो कि सेंटेंस में यूज किए जाते हैं कंपल्सरी तौर पर, जिनको कि सेंटेंस में यूज करना आवश्यक होता है, उसके सेंस को कंप्लीटली देने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए. लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउंस वो हैं जो अगर हटा भी दिए जाए, ना भी यूज किया जाए, तो भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने की काबिलियत रखते हैं. सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इनको उपयोग करते हैं किसी भी बात को और क्लियर करने के लिए और डिटेलिंग करने के लिए. They are same as reflexive pronoun. Now see the exercise which I have taken from your book only. Underline the reflexive and emphatic pronouns. Some pronouns they have given in sentences. In sentence you have to underline which one is reflexive pronoun and which one is emphatic pronoun. See sentence number 1. Father cut himself while shaving. Father cut himself. Shaving करते समय पिता ने खुद को कट लगा लिया. तो this sentence require reflexive pronoun. So they have given father cut himself in between while shaving. I went there myself. See this sentence. Suppose if I am saying I went there, मैं वहां गया था या मैं वहां गई थी, तो sentence making complete sense, complete meaning. Myself is not required here. Without myself, this sentence is giving complete sense. But for making the sentence, for emphasizing, for detailing, we can use it. I went there myself. मैं वहां पर अपने आप गया था. तो myself is again reflexive pronoun. You can call it emphatic pronoun also, because at last it is given and it is not required compulsorily to make the meaning of the sentence. You yourself said that we should reach on time. You yourself, आपने स्वयं कहा था we should reach on time, कि हम सबको समय पर पहुंचना होगा. तो you yourself is here reflexive pronoun. I made the project myself. Again this is emphatic pronoun. If I am saying I made the project, meaning is complete, कि ये project मैंने बनाया था. But if I am using myself, sentence becomes better. So they are using emphatic pronouns. Now this becomes I made the project myself. Please help yourself with the food. Please help yourself. कृपया अपने आप को help करिए with the food. Food लेने में अपने आप food लीजिए, इसका ये मतलब हुआ. अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट के लिए ये यूज किए जाते हैं.
अब फादर के लिए अगर आप कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही या हिम यूज करेंगे, तो हिमसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई के लिए माई यूज करते हैं तो माई सेल्फ होता है। यू के लिए योर्स करते हैं तो योर सेल्फ होता है। और जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सपोज लास्ट सेंटेंस प्लीज हेल्प योरसेल्फ, जो कि मेन वर्ब से शुरू होते हैं, इन दैट केस ऑल्सो बी कंसीडर somebody is talking to someone, somebody is present there whom somebody is talking, please help yourself। कोई आपके सामने है, उसको कहा जा रहा है help yourself with the food, खाना आप अपने आप ले सकते हैं, आप अपने आप लीजिए। और प्लीज फॉर रिक्वेस्टिंग दे आर सेइंग सो। नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन used to join a phrase or clause with another in a sentence। आपको क्लॉजेस में बताया जाएगा, मैं आपको एक वीडियो लेकर आ रही हूं जिसमें आपको बताऊंगी कि सेंटेंसेस में क्लॉजेस किस तरीके से बनते हैं। आधा सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है, कई बार केवल सब्जेक्ट मेन क्लॉज होता है और बाकी का सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। लेकिन जोड़ने के लिए जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, एज। जिसमें से कुछ चीजों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि विच, जैसे कि दैट, जैसे कि इट, और कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लिविंग बीइंग्स के लिए किए जाते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, गर्ल हो, बॉय हो, जेंडर के अकॉर्डिंग। Who, whom, whose, which, that, as, these are called relative pronouns। Now distributive pronouns, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, विभाजित करने के लिए जिन शब्दों को हम उपयोग करते हैं, आइदर दे में बी सिंगल और ग्रुप्स, एक भी हो सकता है या कई लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, तब हम ईच और एवरी का, आइदर नाइदर का, बोथ एंड ऑल का उपयोग करते हैं, तो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। each, every, either, neither, both and all, they are called distributive pronoun। अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताना चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन क्रिएट करते हैं, सेंटेंस के दो हिस्सों को एक बनाने में कड़ी के तौर पर काम करते हैं, जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है कड़ी कोई भी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि विभाजित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में उपयोग किए जाते हैं, विभाजित करने में, बांटने में उपयोग किए जाते हैं, फिर वो चाहे ग्रुप हो या कोई एक व्यक्ति हो। आगे चलते हैं, सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। ये सेंटेंस भी आपकी बुक पर बेस्ड है, ये सेंटेंसेस भी आपकी बुक पर बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। या तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फिल करना है आपके सेंटेंसेस में। God helps those who help themselves। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। That is the girl who won the race। ये वही लड़की है जिसने रेस जीती। Listen to what he is saying। सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं। All of you must be present on the occasion। आप सबको उस ओकेजन पर प्रेजेंट होना कंपलसरी है, जरूरी है। बच्चों आप देख सकते हैं आप who, what, all of these three sentences given relative pronoun, जो कि सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। All of you must be present, आप सभी को, किसी एक को नहीं, सबको ओकेजन पर मौजूद रहना कंपलसरी होगा, तो दैट्स व्हाई ऑल वी हैव यूज्ड। इफ somebody is saying each one of you stand up, आप सभी खड़े हो जाएं। neither of you will go, कोई भी आप में से नहीं जाएगा। each one of you stand up, आप सभी
खड़े हो जाएं। तो ईच एंड एवरी हमेशा एक के लिए यूज होते हैं और ऑल हमेशा सभी के लिए यूज होता है। बोथ दो लोगों के लिए यूज होता है। बोथ ऑफ यू स्टैंड अप, बोथ ऑफ यू गो फ्रॉम हियर, both of you leave the class. So this way we have to use distributive pronoun. Now move on. Relative pronoun can be dropped when it is in the objective case. In some cases, in some sentences, we can drop the relative pronoun. Then also our meaning will be clear. कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस से इसको ड्रॉप कर सकते हैं। किसको? रिलेटिव प्रोनाउन को। देन ऑल्सो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। This is the pen with which I write. Then also sentence will be correct if I am saying this is the pen I write with. This is the pen I write with. ये मिसिंग है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम इसको ड्रॉप भी कर देते हैं तो भी मीनिंग वही होता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने के साथ होता है। That is the bus by which I came. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, That is the bus I came by. ये वही बस है जिसके माध्यम से मैं आया था। आप सभी को आगे भी पढ़ाया जाएगा। इन कन्वर्सेशन समटाइम्स वी ड्रॉप द रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो जनरली हम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप भी कर देते हैं। देन ऑल्सो आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर ये बताना चाहा है कि कुछ केसेस में, ऑब्जेक्टिव केस में, किसी सामान के बारे में जब बात होती है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर। रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड नियर द नाउन्स। Always if you have to find out the relative pronoun in your sentence, check the noun of the sentence. Noun, do you know noun? Remember the definition. किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में जो संज्ञा है वही इंग्लिश में नाउन है। नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। नाम जो होता है किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, वो नाउन होता है। So now you have to check the sentence. If you are able to identify the noun, you can easily understand where is the pronoun, where is the relative pronoun used in this sentence. See the sentences 1, 2. The train didn't stop at the station, which was running at full speed. So see, station is the noun here. Common noun है station. Which was running as full speed. Which यहाँ पर दिया गया जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है कड़ी के तौर पे। तो which यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। The train which was running as full speed didn't stop at the station. Now you can see the sentence, the train. Train here is the noun which was running as at full speed. So for the train they have used here which is the relative pronoun. So relative pronoun will be used just after the noun. You should know this thing. Relative pronouns can be used to join sentences. For joining two sentences in a single sentence, we can use the relative pronoun. This is the building which was built in a single month. Here they are talking about a building कि यह वो बिल्डिंग है जिसको कि 1 महीने के अंदर तैयार कर दिया गया। So this way, for connecting the sentence, we use the relative pronoun. Relative pronoun is used just after the noun in your sentence. Or sometimes if the sentence is related as objective case, किसी object के बारे में जब बात होती है तो we can drop the relative pronoun also. In this whole slide, I have told you this thing. Now move on. Reciprocal pronoun. What are they? Pronouns that indicate action on both directions. Each other, one another. दोनों तरफ से जो एक्शन की बात करते हैं, they are called reciprocal pronouns. उनको हम reciprocal pronoun कहते हैं.
Then indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers one or more unspecified beings, objectives or places. Indefinite pronouns वो प्रोनाउन हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं या किसी भी स्थान के लिए यूज किए जाते हैं। अगर मैं आपको इजीएस्ट वे में बताना चाहूं कि सपोज somebody is at your door and knocking the door and you have to open the door without seeing who is there, so then somebody will be there, someone will be there. So someone, somebody, anyone is there. This way you will use. जब आप पहचानते नहीं हैं तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। आपको नहीं पता है कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो सभी के लिए उपयोग होते हैं उनको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट रेसिप्रोकल एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि for indefinite pronoun I have given a video already to you. Go to my channel and check it out in detail. You will get the matter indefinite pronoun. I have explained in detail. Now here I am giving you an exercise again from your book only. Fill in the blanks with reciprocal or indefinite pronouns. यहाँ आपको गैप को फिल करना है जिसमें या तो रेसिप्रोकल होगा या इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो नाउ सी द सेंटेंस, वी शुड हेल्प वन अनदर। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वन अनदर, तो वन अनदर, व्हाट इज दैट वन अनदर? अगेन दिस इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स if somebody is helping you, you should help him. If somebody is doing something for you, you should do that. You should also do for something for him. अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। रेसिप्रोकल कहते हैं आंसरिंग। बदले में अगर आप किसी की मदद करें और जिसने कि आपकी मदद पहले की है तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। द टीचर scolded Rani, Ritu since they were talking to each other. रानी भी बात कर रही थी और रितु भी बात कर रही थी, तो they were talking to each other. From both the side, conversation was on. दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी, मतलब बातचीत में दोनों लोग शामिल थे। तो that way each other is called reciprocal pronoun. Does anyone have a pencil? Now these two I have given reciprocal pronouns के examples. Now we move on the indefinite pronouns. Does anyone have a pencil? क्या किसी के पास कोई pencil है? Anyone is here? We can use for all the students, all the class, but not for as a whole, one by one. क्या किसी के पास pencil मिलेगी? Each of you must bring a bottle of water. आप सभी को पानी का बॉटल लेकर आना चाहिए। Somebody from the management should give us information about the situation. मैनेजमेंट में से कोई हमको सूचना देगा इसके बारे में, जानकारी देगा इस सिचुएशन के बारे में। Either of you come along with me to the staff room. Either of you, तो में से कोई भी आ सकता है मेरे साथ स्टाफ रूम तक। तो one by one, everyone, each, all, any, several, nothing, they are called indefinite pronouns. स्पेसिफाई अगर आप नहीं करते हैं, किसी से कुछ कहने के लिए किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, then also you can use indefinite pronouns. So last three sentences are the examples of indefinite pronouns. Make your concept clear. Reciprocal, दोनों एक दूसरे को जब करते हैं, कोई दो लोग किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, and indefinite pronoun as a whole, sometimes we use all of you, and sometimes each one of you. So they are used for indefinite
पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज जिसके बारे में आप कोई नाम नहीं लेना चाहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तो देन वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूं, ब्रजेश मिश्रा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आज का टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपको कुछ पूछना है तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क, आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक आई एम क्लियर, आई हैव मेड योर कॉन्सेप्ट much clear for you. Thank you.